नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूं शालीन अपूर्व। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूं परिचर्चा रियलिटी बाइट को लेकर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी झारखंड में वर्तमान राजनीति परिदृश्य की। इसे आप सबने काफी सराहा और पसंद किया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी परिचर्चा का विषय है मुफ्त की रेवड़ियां। जी हाँ, मुफ्त की रेवड़ियां से हमारा तात्पर्य है फ्री की सौगात जो जनता को दी जा रही है वो कितनी उचित है और कितनी अनुचित। आप सबको याद होगा, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना उचित नहीं है, इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई राज्य सरकार ऐसी कोई योजना चला रही है तो इसके लिए राशि कहां से आएगी, यह भी सरकार को बताना चाहिए। यहां यह बताना भी जरूरी है कि फिस्कल रेगुलेशंस एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 राज्यों को ऐसे मदों के लिए कर्ज लेने से रोकता है। इसलिए कर्ज लेकर रेवड़ियां तो नहीं बांटी जा सकती, तो बड़ा सवाल कि पैसों का प्रबंधन कैसे होगा। आज झारखंड में मैया सम्मान योजना की ही चर्चा है। आप सबको पता है कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना से 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह राज्य के खजाने पर भारी बोझ बढ़ाने जा रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होंगे। इससे पहले सरकार ने कई योजनाएं की, न सिर्फ घोषणाएं की बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, मुफ्त बालू योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शामिल है। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास योजना के लिए 4,831.83 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इस योजना के तहत गरीबों को आवास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसके अलावा सरकार की एक अहम योजना है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। इसके तहत जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। राज्य सरकार हर माह इस मद में 344.36 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राज्य सरकार के नॉन टैक्स पेइंग लोगों को मुफ्त बालू देने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत एक व्यक्ति को 2000 CFT बालू दिया जाना है। वो पैसे कहां से आएंगे, बड़ा सवाल है। साथ ही यह भी सवाल है कि आज जो झारखंड में गरीब हैं, क्या वो गरीब ही रहेंगे? गरीब आखिर कब तक गरीब रहेंगे? गरीबी से बाहर निकालना है और उन्हें बेहतर जिंदगी देनी है, तो क्यों नहीं ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जिनसे हर हाथ को काम मिले और शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़े। आज हम इस परिचर्चा में अपने मेहमानों से यह जानने की प्रयास करेंगे आखिर इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। क्या ये योजनाएं चुनाव से प्रेरित हैं या सरकार सचमुच में लोगों को भला करना चाहती है? इस मुद्दे पे चर्चा के लिए आज हमारे गेस्ट हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी, झारखंड अभिभावक संघ रांची के अध्यक्ष अजय राय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के रांची चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष उदय जायसवाल साहब। नमस्कार जी। फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियां आज हमारे इस परिचर्चा का विषय है। मेरा पहला सवाल यह है कि इस तरह की जो योजनाएं किसी राज्य में विकास में कितनी कारगर होती है और इनसे किसी गरीब का जीवन स्तर सुधरता है या सुधर सकता है, इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इसमें अगर आप गरीब की जीवन स्तर की बात अगर करते हैं तो तात्कालिक रूप से उन्हें लाभ होता है, लेकिन अगर ये पूरे बृहद परिदृश्य में अगर आप देखना चाहते हैं राज्य के स्तर पे सभी नागरिकों के दृष्टिकोण से, तो ये दूरगामी इसके नुकसान ही हैं। इसलिए नुकसान है इसका कि आज आप कोई भी, जैसे आप अपने घर के छोटे से प्रबंधन के बारे में ध्यान दें, आप कोई भी लोन लेते हैं, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है ये समझने की पहले ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अगर मुफ्त में बांट रही है तो उसके लिए कोई आमदनी का स्रोत भी होना चाहिए। अगर सरकार के पास आमदनी की स्रोत नहीं है तो वो क्या करती हैं, ये नए लोन लेती हैं। अगर लोन ले रही हैं तो उसको भुगतान भी करना है, अब उसको ब्याज के साथ करना है। तो अगर वो आज तो आपकी कठिनाई कम हो जाती है, लेकिन वो लोन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो सभी नागरिकों के ऊपर में एक भार के रूप में आ जाता है। तो ये दूरगामी इसके प्रभाव हैं कि जब चुकाना पड़ेगा तब आपके पास संसाधन कम होंगे और आपके पास वो महंगाई के रूप में ही आएगा। यानी मूल कारण आप शिक्षा बता रहे हैं, शिक्षा पे जोर देने की। शिक्षा है, उनमें स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं।
और इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इंडस्ट्री लगेंगी, सर्विस सेक्टर में आप नए दूसरे क्षेत्रों से लोग सर्विस के डिमांड आ रही है, उनको आप अपनी जगह ला करके कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। खनन आपका कैसे विकास हो सकता है, व्यापार का विकास कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहां आप छोटी सी प्रयास करते हैं तो कई लोगों को अपने खुद के लिए रोजगार पैदा करते हैं और कई लोगों को भी रोजगार देते हैं। तो आपको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती और मुफ्त का आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, मैं किशोर मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा जायसवाल साहब ने बताया, आपको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इस पे जागरूक है और ये इस दिशा में वो कार्यरत है, या आपको इसके कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं इस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी को धन्यवाद देता हूं, आज इस परिचर्चा में मुझे शामिल किया। मैं अपनी ओर से मेरा अपना मानना है कि इस तरह का रेवड़ी बांटना सरकार के लिए अच्छा बात नहीं है। ये राजनीतिक लाभ के लिए लोग बांट रहे हैं, चाहे कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, चाहे कोई 1,000 रुपया महीना सम्मान योजना में दे रहा है, चाहे ये कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी हैं बोलते हैं हम खटाखट 8,500 रुपया महीना देंगे। कहाँ से लाइएगा पैसा, किससे लाइएगा? ये हमारा जो टैक्स का पैसा है, हमारा जो पैसा है, उसको आप बांट रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं आप अपने लाभ के लिए। ठीक है, आपका मानना है कि ये रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं शिक्षा के प्रति उतनी जागरूक हैं, उतने कदम उठाए जा चुके हैं जिससे कि ये रेवड़ियों की जरूरत ना पड़े? सरकार के पास बहुत सारे विजन है और बहुत सारी चीजें वो कर सकती है। मुझे तो लगता है कि रोजगार देना चाहिए सरकार को, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जो बहुत पुराना स्लोगन चला आ रहा है, उस पर अमल करना चाहिए। नहीं, रोजगार देना चाहिए, बहुत उचित बात है, लेकिन रोजगार देने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप फ्री में कोई चीज बांटिएगा तो आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। हम मान लिए कि रेवड़ियां बांटना गलत है, बिल्कुल, आपके हिसाब से, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उसके बेसिक रीजन है उस पे कार्यक्रम हो रही है, कार्यरत हो रही है? नहीं, बेसिक रीजन तो आप बांट रहे हैं, यही तो गलत कर रहे हैं। आप उसको दूसरे तरीका से आप उस तक पहुंचाइए ना। आप मछली बांट रहे हैं, मछली बांटने का तरीका बताइए ना उसको। मछली बांटने से नहीं होगा। मेरा सवाल यही है कि क्या उस डायरेक्शन में आपके हिसाब से, आपके नजर से कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं? कहाँ हो रहे होते तो फिर बांट क्या होना चाहिए? देखिए, यही तो है कि हम लोग रोजगार सृजन करें, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला लोग को लाएं। आज स्टार्टअप योजना सरकार की बहुत अच्छी है, उस पर अमल करें। हम एमएसएमई को आगे बढ़ाएं, हम जन जन तक उसके लाभ को नीचे तक पहुंचाएं कि आज हम बिजली फ्री बांट रहे हैं, हम उसको बताएं कि आप सोलर में जाइए, सरकार उसके लिए आपको सुविधा दे रही है। तो ये सब जो एनर्जी का सेव करना या सरकार के कार्यक्रम को दूसरी तरफ से उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना, ये व्यवस्था होना चाहिए। न कि हम ठीक है पैसा दे रहे हैं तो लोग ले रहे हैं। हम बहुत सारे राज्य में आप देखे होंगे, मैं तो पहले सुनता था कि साउथ में लोग टेलीविजन तक बांट रहे हैं, क्या क्या चीज बांट रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल सब बांटते बांटते यहाँ तक पहुंच गया है। जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में। ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ठीक है जी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्तर पर सरकार, वो केंद्र हो, राज्य हो, कहीं की भी हो, क्या वो इस दिशा में कारगर हो रही हैं? मेरा फिर भी वही सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे मिल नहीं पा रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही जानना है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के प्रति अभी के जो सरकारें हैं, वो कहीं की भी हो, क्या वो अग्रसर हैं? हमारे झारखंड की सरकार अग्रसर है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप रोजगार दीजिए, आप उसको शिक्षित कीजिए, आप उसको व्यवस्था बनाइए। तो मेरा सवाल वही है सर कि क्या इस दिशा में कार्यक्रम हो रही हैं? कार्यक्रम सरकार को करने हैं, अब हो रहे नहीं। सरकार के पास है कार्यक्रम, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। सरकार के पास है कार्यक्रम, जी, लोग तक पहुंचेगा तब ना। अभी हम लोग स्टार्टअप पर बात किए, स्टार्टअप का भी हमने बहुत बड़ा कॉन्क्लेव कराया था आज 2 महीना पहले आर्यभट्ट हॉल में। 500 लोग आए थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे जी। और एक अच्छा मैसेज गया लोगों को। हमने कहा कि भाई आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए।
आप इसके ऊपर मुखातिब होइए। हमने कई बैंक वाले लोग को बुलाया था, बैंक वाले बोले कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की बहुत सारी योजना है जो हम लोग कर सकते हैं, मुफ्त नहीं बांटना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं श्री अजय राय जी से आपका विचार इस पे जानना चाहूंगा। सरकार एक दूसरे के ये देख रहा है कि हमारा बगल वाला पड़ोसी राज्य क्या बांट रहा है, हमको क्या बांटना चाहिए, और इसी प्रतिस्पर्धा में जो है जो युवक हैं वो लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। तो हम भी इस पक्ष में नहीं हैं। आप निश्चित है कि लोगों तक जो विकास की जो बातें हैं उन तक आप पहुंचाएं, लेकिन विकास का पैमाना क्या हो इसको कम से कम आप मंथन जरूर करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। क्योंकि हम जितनी जो पब्लिक को सुविधा जो मुहैया करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो उस तक ये बातें जाएं कि स्वास्थ्य आप जो है सभी के लिए फ्री कीजिए, शिक्षा आप सभी के लिए फ्री कीजिए। शिक्षा में भी हमारा कहना है कि जिस तरीके से विदेशों में क्लास 1 से लेकर के 10 तक वहां पर फ्री में शिक्षा दिया जाता है, उसके बाद जब उनका व्यावसायिक शिक्षा जब शुरू होती है तो वहां पर फी वगैरह का बात आती है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, पूरे देश के अंदर हमने 2017 में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था इंडिया गेट के पास, और पार्लियामेंट तक हम लोग गए थे। उसमें हम लोग का मांग था 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस, क्योंकि उसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम उस हिसाब से अगर बच्चों को शिक्षा एक समान दें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या राज्य बोर्ड हो, तो कम से कम सारे जगह ये भाषा का प्रॉब्लम एक तो वो समाप्त होगा। दूसरा कि इस भाषा के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी अपने अपने प्रदेश में उस हिसाब से लोग सरकार उसको लागू करे। हम ये नहीं कहते कि अपनी क्षेत्रीय भाषा से उसको कटना है, लेकिन अगर इस तरीके से होता है और वहां पर हम एक उदाहरण के तौर पे सीबीएसई भी बोलता है एनसीईआरटी बुक चलानी है, आईसीएसई बोर्ड भी बोलता है एनसीईआरटी बुक चलानी है, लेकिन आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश के अंदर क्या है कि पब्लिकेशन जो हैं उनकी बुकें ज्यादा चलती हैं, और क्लास 9 के बाद जो है क्लास 9, 10, 11, 12 जो है वहां पर एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं। तो सरकार को चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो उसको शिक्षा के दिशा में, स्वास्थ्य के दिशा में वो पहल करनी चाहिए। जिस तरीके से आज बिजली का सब्सिडी, आप बिजली के ऊपर में सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन आपका इस राज्य में कितना है आप उसको तो देख नहीं रहे हैं, आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है उसको तो आप देख नहीं रहे हैं, बल्कि आप प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर के वहां पर रेवड़िया बांट रहे हैं। लेकिन उसका खामियाजा जो एक आम लोग है, जो खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, सारा भार तो उनके ऊपर पड़ता है, या फिर बड़े व्यवसायी उनके ऊपर पड़ता है। तो हम लोग ये कहना कि सारे प्रोग्राम को देखते समझते हुए कि इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में कम से कम अगर आप कुछ भी दे रहे हो तो वो देने के पीछे आपका एक उद्देश्य जो है वो दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हम ये काम कर रहे हो। जी जी, आप अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, उस नाते मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आज की झारखंड की स्कूलों की अवस्था क्या है और शिक्षा की बेसिकली हर वर्ग के शिक्षा के अवस्था अभी आपके नजर में क्या है? देखिए 2008 से अभिभावक संघ का हमने गठन किया था, और शंभू चौधरी जी अभी बीच में नहीं हैं, वो उनकी पहल हुई थी और इसका गठन हम लोगों ने बिहार क्लब में किया था। और उस समय से लेकर के लगातार सड़क पर हम लोगों ने आंदोलन चलाया। किस बात के लिए कि पहले स्कूल बसों में ओवरलोडिंग होती थी। मैं इसलिए, चूंकि ये विषय से अलग हट करके है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ओवरलोडिंग होती थी। कभी किसी का बस जो है कहीं रूट में चलता हो उसको भी स्कूल बस में लगा दिए, रूट से वापस लौट के उसको भी लगा दिए, और ओवरलोडिंग और अलग कलर, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने ये पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन चलाया। और आज कम से कम राज्य के सभी स्कूलों में अगर पीली बसें हैं, ग्रिल लगा हुआ है, साथ में अलग अलग चीज़ें जो भी उसकी सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसके पालन भी हो रहे हैं। तो प्रयास किया गया एक बदलाव लाने को लेकर के। वहीं शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने लगातार ये किया कि फीस रेगुलेटरी को लेकर के एक एक्ट बने, और 2015 में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से बाकायदे कमेटी बनाई गई कि फीस रेगुलेटरी को लेकर के एक कानून जो है राज्य का अपना बनना चाहिए। और उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भूषण जी और सरकार के नुमाइंदे लोग थे, और हम भी उस कमेटी में थे। हम लोगों ने बना करके 2017 में सरकार को वो ड्राफ्ट सौंपा, 2018 में वो पास हुआ,
और पास कराने में भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विधायक आपको मिलेंगे, सांसद ऐसे मिलेंगे जिनकी अपने अपने स्कूलें हैं, उनका विरोध सहते हुए भी हम लोग आगे बढ़े और उसमें हम लोग कामयाब हुए। हम लोगों ने एक तो पास करा दिया, एक 2019 में लागू भी हो गया, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए कि एक क्लास 1 का बच्चा अगर स्कूल में अगर उसके दाखिला हम दिलवाते हैं तो 60-60 हजार रुपये उसकी फी लगते हैं, और एक अगर किताब का सेट है तो 5 से 6 हजार रुपये किताब के सेट में लगते हैं। क्या सरकार की मंशा नहीं है इम्प्लीमेंट करना? अगर क्या सरकार उन लोगों से मिली है जिनके बारे में आप इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे प्राइवेट स्कूल्स और इसके कारण, आपको इसके बेसिक रीजन क्या लगते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये रैकेट कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार ईमानदार तो होगी, ये आप राज्य सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं या? निश्चित तौर पर। और ये सिर्फ ये झारखंड प्रदेश नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, तो पूरे देश के अंदर अलग अलग सरकारें हैं, तो क्या आप सबको इसके लिए तहमत? निश्चित तौर पर मैं एक अभिभावक मंच के नेता होने के नाते, क्योंकि पूरे देश के अभिभावकों के बीच भी, वहां भी राष्ट्रीय कमेटी में भी हम हैं महासचिव, तो पूरे देश के लगभग 22 से स्टेट के अभिभावक हम लोग सब जुड़े हुए लोग एक दूसरे से, और हर प्रदेश का प्रॉब्लम जो है वो हम लोग हर दिन व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से राज्य सरकार को भी विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, और केंद्र सरकार को भी, कि एक शिक्षा नीति ऐसी बने जो, अगर 1 GST 1 टैक्स है तो उसी टाइप से 1 बोर्ड बने, एक शिक्षा नीति बने, ताकि कम से कम शिक्षा के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उनके बीच में मन में उनका ये खटास ना हो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस कुछ और है और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस कुछ और है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटना कितना उचित है? क्या जनता के टैक्स के पैसे, ऐसी योजनाएं चलाई जा सकती है जनता के पैसे के द्वारा, या इसके लिए लोन लेना पड़ेगा? जो भी सरकारें अभी आ रही हैं, खास करके झारखंड की, अभी देखा आपने मैया योजना की अभी चर्चा हुई है, 1000 रुपये प्रति माह की। मैया योजना का कमर्शियल आंकड़ा क्या है सर? आपको लगता है कि जो प्रेजेंट स्थिति है कमर्शियल? ऐसा है, अभी कल परसों पेपर में हमने पढ़ा था, करीब 45 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसमें। इसका मतलब होता है अगर 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो ये 6,000 करोड़ रुपए को पार कर जाता है। अब ये 6,000 करोड़ का योजना सरकार के पास में बजट में प्रावधान कहीं भी नहीं था। अब ये इस योजना में 6,000 करोड़ खर्च करने के लिए सरकार को जो लक्ष्य जो उनकी बनी हुई थी, उन लक्ष्यों को कहीं ना कहीं दरकिनार करना पड़ेगा। तो सर, ये बिना प्रावधान के, बिना बजट के प्रावधान के इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या? बिल्कुल 100% ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो क्या ये जनता समझ पा रही है? जनता को इससे समझ में तुरंत आता नहीं है, क्योंकि ये जनता के पास में ये बताया नहीं जाता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, और जिनको ऐसा हो रहा है। लेकिन जनता को तो मिल रहा है ना, जनता को तो मिलना भी शुरू हो गया। जनता को जो मिल रहा है, जनता तो एक बार तात्कालिक रूप से बहुत खुश है, तो उनको पैसा मिल रहा है, वोट भी देने के लिए आगे आएंगे, लेकिन वो इसके दूरगामी परिणाम जब इनके आएंगे तो समझ में आना शुरू होगा। अभी जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, बिजली की 125 यूनिट फ्री थी प्रति माह, अब वो 200 यूनिट कर दी गई, और इसके 1.5-2 माह के अंदर ही इसके परिणाम आने लगे। परिणाम के रूप में आपने देखा होगा, बिजली विभाग ने अपनी जो बिजली की प्रति यूनिट दर थी उसको रिवाइज करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। करीब ये 2.5 रुपया से 3 रुपया के आसपास का ये प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये किनको बोझ आएगा? ये यही हुआ कि अगर आपके एक परिवार में 5 लोग हैं, कोई आपका एक भाई है वो मुफ्त का खाता है, तो बाकी जो 4 लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं सहन करना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से आप देखा जा सकता है कि 200 यूनिट का जो भार पड़ रहा है, जो अब 200 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनको तो 2.5 रुपये पर यूनिट ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उन पैसों को लेकर के आप उनको देना चाह रहे हैं जो 200 यूनिट में फ्री में आएंगे, तो इसका नुकसान इस तरह से होता है। अब ये 6,000 करोड़ की जो बात हम मैया योजना की हम लोग अगर ले लें, तो 6,000 करोड़ पैसा कहां से आएगा और ये कहां से मेकअप किया जाएगा? सपोज गवर्नमेंट के पास में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात थी, पुल पुलिया बनने थे, आज रांची पूरी डूब रही है पानी से, सीवरेज ड्रेनेज पूरा फेल हो चुका है, ट्रैफिक पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अगर इन सारी चीजों पे पैसा लगाना जहां चाहिए था, पुल पुलिया बनने चाहिए थे, फ्लाईओवर बनने चाहिए था, वो पैसा लग नहीं रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काम जीरो हो गया है और ये पैसे निकाल करके आप मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य ये है कि अगली चुनाव हम कैसे जीतेंगे। अब मैं किशोर मंत्री जी से ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने कहा मुफ्त की रेवड़ियां सही नहीं है, ठीक है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, आप हमें और जनता को ये जानकारी दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारे इंडस्ट्रीज और इससे कोरिलेटेड है, तो यहाँ इस राज्य में इंडस्ट्री, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या सुविधाएं और क्या प्रोग्राम चल रहा है, या ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण धीरे धीरे लोग इस स्टेज पे आए कि उनको मुफ्त की रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? देखिए, सबसे पहले तो अभी जायसवाल साहब ने कहा बिजली की बात, 2 रुपया 80 पैसा पर यूनिट बढ़ाने का रेट चार्ट आ गया है जी, और वो डोमेस्टिक में बढ़ रहा है जी, वो कमर्शियल में नहीं बढ़ रहा है। जी, ये किस पर भार आएगा? एक आम जनता पर। जी, और इंडस्ट्रीज में भी 2-3% की बढ़ोतरी है, मैंने उसको देखा था और उसका विरोध भी किया हूँ। ये अभी बिजली नियामक बोर्ड में जाएगा और वहाँ पर उस पर चर्चा होगी, जिसका भी हम विरोध करते हैं। आप 200 यूनिट फ्री बांट रहे हैं, लेकिन किसके दम पर? यही मध्यम वर्गीय जो रेसिडेंट हैं उनके दम पर आप बांट रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये एक सवाल, बड़ा सवाल आता है। तो आपके द्वारा कोई इनिशिएशन जो हम लोग प्रयास करते हैं, हमने तो ये भी प्रयास किया है कि एक उद्योग मंत्रालय में एक हमारा भी आदमी होना चाहिए। अगर हम पूरे राज्य में व्यापार और उद्योग में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम किसके पास जाएंगे? हम कौन? तो एक वैसा भी कोई गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जिसमें सरकार के आदमी बैठे रहे, हम जाके उनको प्रॉब्लम बताए, वो वहाँ से आगे उस प्रॉब्लम को भेजें। आज हमको इतना पॉल्यूशन लेने जाइए, आप ज़मीन की बात करने जाइए, उस पर भी आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। आपने पैसा दे दिया जियाडा को, जियाडा ने कह दिया कि हाँ ठीक है वहाँ जाइए। आज देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है देवघर के पास में, अब लोगों ने 3-3 साल पहले पैसा जमा किया है, आज तक उनको पोजीशन नहीं मिला है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम आपका लोग क्या मानना है कि भाई देखिए, ऐसा क्या काम किया जाए जिससे ये ठीक हो इसको जाए? प्रयास करते हैं, हम लोग सरकार के नज़र में वो उस बात को लाते हैं। ठीक तो सरकार को करना है जी, हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं हर जगह का। हमने तो लैंड बैंक की मांग की है, हमने पूरे 24 जिला में 100 एकड़ का, हम बोले कि एक तो छोटा इंडस्ट्रियल आप एरिया तो बनाइए जहाँ छोटे छोटे लोगों को काम मिले, गृह उद्योग चले, कुटीर उद्योग चले। तो ये सब सारी चीज़ें तो करनी सरकार को है, हम लोग तो उसमें सहयोगी हो सकते हैं जी, हम जी, उनके साथ खड़े हैं जी, जी, लेकिन आगे तो एक कदम उनका चलना है। जी। अजय राय साहब, आप कुछ बताना चाह मैं रहे हैं? वही बता रहा, मंत्री जी बता रहे हैं कि 3 साल पहले से आवेदन दिया हुआ है, पैसा जमा किया हुआ है और वो अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। मैया योजना 50 लाख रजिस्ट्रेशन जो है पार हो रहे हैं, तो 50 लाख रजिस्ट्रेशन पार हो रहे हैं तो निश्चित है कि लगभग 2 से ढाई करोड़ लोग, 2 से ढाई करोड़ परिवार के जो सदस्य हैं उससे वो लाभान्वित होंगे। तो आप तो बाकायदे इसका एक क्या करते हैं, गणना करा करके आप वो देख रहे हैं कि हमारा क्या योजना चले, किससे हमको फायदा हो, और उसी के तहत ये मैया योजना आई है। इससे पहले जो बिजली का जो था कि पहले 125 यूनिट, अभी 200 यूनिट। आपको मैं बताऊं कि लगभग 225 करोड़ पर मंथ का नुकसान पहले से JUVNL को हो रहा था। अच्छा, ये सब्सिडी देने से पहले, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसको कहीं भी आप जांच करेंगे या इस पे शोध करेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद बिना किसी योजना का, क्योंकि हम 5 रुपये 70 पैसे अगर बिजली खरीद रहे हैं बाहर से, उसको हम बेच रहे हैं 6 रुपये 80 पैसे में, 6 रुपये 75 पैसे में। तो उस हिसाब से हमारा पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए ना कि जो बिजली हम खरीद रहे हैं और बिजली से हमारा रेवेन्यू आ रहा है, कितना नुकसान कितना हो रहा है, उसके ऊपर फिर सब्सिडी अगर देते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बगैर किसी योजना का, आप ऊर्जा विभाग में किसी अधिकारी से बात करके आप देख लें, कहीं से ये नहीं है कि जो लगातार घाटे में ऊर्जा विभाग चल रहा है उसकी रिकवरी कैसे होगी, वो पटरी पर कैसे आएगा। तो वो चीज यहां नहीं है। यहां पर यह है कि प्रतिस्पर्धा जो है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं
कि रेवड़िया बांटने से पहले ये चीज जरूर देखिए कि जिस परिवार को, आज मान ले 3 भाई हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा 199 यूनिट उठता है तो हमको फ्री हो गया, इनका 201 उठता है तो 201 का पैसा इनको देना है, इनका 205 अगर उठता है यूनिट तो 205 का पैसा इनको देना है। तो हम तो सरकार से खुश हैं, लेकिन उससे जो 2 साथी जो हैं, जो 2 भाई हैं, वो तो नार चल रहे हैं और उनके अंदर वही विद्रोह की भावना है जो श्रीलंका ये सब आसपास जो आपको देखने को मिला था कि जब इस तरीके से जब आप देश को अपने वोट की राजनीति में लुटाएंगे तो आने वाला समय हम लोग क्या देखेंगे, जो जनता के बीच आक्रोश ही नजर आएगा और वो आक्रोश किस रूप में फटेगा इसको तो सोचना होगा। आप हम सबको सोचना होगा और सोचते हुए जो आम नागरिक हैं उनको भी इस बात को सोचना है कि अगर किसी परिवार को अगर सब्सिडी हम दे रहे हैं, अगर उनको चावल मुफ्त में दे रहे हैं तो 5 लोगों के बीच में कितने लोग हैं काम करने वाले, अगर हम काम का सृजन करेंगे, उनको काम में अगर इन्वॉल्व करेंगे वो ज्यादा अच्छा है ना कि सब्सिडी देना अच्छा है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली राज्य सरकार भी बिजली पानी मुफ्त योजनाएं चला रही हैं जिसका वहां के सरकारों को फायदा भी हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि झारखंड सरकार ये सक्षम है वैसे ये चलाने के लिए और क्या इनको फायदा मिल सकता है? आप दिल्ली ही मत देखिए, आप बगल में पंजाब भी देख लीजिए, उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी जो चावल बाबा के नाम से जो मतलब जाना जाता है, आप उस परिवेश में देखिए। हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इस झारखंड सरकार जो आज के दिन में इतनी इसकी खस्ता हाल है, उसके बाद भी हम सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, आप सोचिए कि आज के दिन में कभी भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का डुगडुगी बज सकता है, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है, तो ये लाभ किनको मिलेगा ये तो सोचना होगा ना। तो सिर्फ आप सब दिमाग दिखला करके वोट की राजनीति करने के लिए जो हथकंडा अपना रहे हैं, हमें लगता है कि ये कहीं से सही नहीं है। एक कानून बनी थी वित्तीय उत्तरदायित्व और प्रबंध के संबंध में, है ना, FRMB है ना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में बनी थी। इसका एक लक्ष्य रखा गया था कि आप वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक ले आएं। ये इसके लाने का पीछे लक्ष्य क्या था? ये पूरे देश के लिए समग्र रूप से सोचा गया कि जिस तरह से हम लोग के कल्चर बढ़ रहे हैं मुफ्त बांटने की, और लोगों पे, जनता पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक निर्भरता हो रही है कि हमें ये मुफ्त में मिलेगा, हम अगर लोन ले रहे हैं तो वो भी मुझे मुफ्त माफ़ हो जाएगा, हम लोन लेने से निष्फिक्र रहते हैं कि हमें माफ़ होगा, चुनाव आते आते तक माफ़ हो जाएगा। अगर हमें कुछ चावल मिलना है 1 रुपये किलो मिलेगा, बिजली अब मैया योजना आ रही है तो 1,000 रुपये हमें प्रति माह मिलेगा, बिजली हमें 200 यूनिट फ्री मिलेगा। हम हर कदम पे मुफ्त का एक अपना आदत बना लिए हैं। और इसका ये नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के जितने लॉस है उसके कंपैरिजन में लॉस हमारा बढ़ता जा रहा है। ये जो हमारा FRMB एक्ट बना था उसको हम लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में भी अभी जो ये योजना आई है, ये सकल घरेलू उत्पाद का स्टेट का कम से कम भी तो आधे % तक का ये नुकसान जरूर करेगा। बहुत सारे व्यवस्था केंद्र सरकार के भी बने हुए हैं जो नीचे तक पहुंचते नहीं हैं, उनको पहुंचाना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए जिससे कि वो खुद कमा के खा सके जी। और ये जब तक हम लोग इसको ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मुश्किल है जी। और इस तरह का मुफ्त का हम लोग मान लेते हैं कि उनको हम लोग राशन दे रहे हैं या मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, तो ये मुफ्त वाला काम हम लोग को रोकना चाहिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। जी अजय राय साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। लगभग हमें लगता है कि 25-30 रुपये आसपास जो है ऐसा कुछ सब्सिडी अब ये मिलता है, जबकि पहले की सरकार में लगभग 50% से ज़्यादा 50% आसपास जो है वो सब्सिडी हुआ। लेकिन सर केंद्र सरकार की अभी भी बहुत सारी सब्सिडी चल रही है। नहीं, मैं उस बात पर, मैं इसीलिए उस बात पर आ रहा हूँ कि जरूरत है लोगों में अवेयरनेस लाने की, जरूरत है रोजगार सृजन करने की। अगर आप बेरोजगारों को रोजगार देना शुरू कर देंगे और रोजगार मेला लगाइए, आप उसमें रोजगार दिए लोगों को, पहले यहाँ भी कई रोजगार मेला लगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ईमानदारी पूर्वक सरकार सोच ले तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट कराने में कहीं कोई पीछे रह सकता है। जरूरत है ईमानदारी,
जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा भी हमने जो ये कंक्लूड किया कि सबसे बेसिक जो शिक्षा है, शिक्षा सबसे शिक्षा के जितने कार्यक्रम हैं सरकार के, वो रेगुलेटरी सिस्टम वो इंश्योर करें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसके कारण लोगों को धीरे धीरे रोजगार का सृजन होगा और स्थिति बेहतर होगी। धन्यवाद।